राज्य में अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शुरू है। ऐसे में कल राज्य के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने जो है पेनड्राइव पेश किया सदन में। इस बारे में हम बात करेंगे एडवोकेट सतीश उके से कि मुझे बताइए कि देवेंद्र फडणवीस ने जो है एक सरकारी वकील और एक बड़े नेता के बारे में एक पेनड्राइव पेश किया है अधिवेशन में। इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात ये ऐसी है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो पेनड्राइव पेश किया है कल विधानसभा अध्यक्ष महोदय के समक्ष विधानसभा में, और वो पेनड्राइव उन्होंने उसी वक्त में कई टीवी चैनल्स को भी दिया है, क्योंकि टीवी चैनल्स ने उसी वक्त में वो क्लिपिंग दिखाना शुरू कर दिया था जो देवेंद्र फडणवीस सदन को दिखाना चाहते थे। तो ये सारे चीज़ों का सप्लायर जो है वो देवेंद्र फडणवीस है। अब देवेंद्र फडणवीस इन्होंने जो विधानसभा अध्यक्ष महोदय इनके समक्ष जो भी बातें सदन में की, इसके बारे में मैं विधानसभा के अंदर में क्या बातें की और क्या नहीं की या उन्होंने क्या कहा, इस बात के ऊपर में बोलने के बजाय ये जो बातें बाद में टीवी चैनल्स पे प्रकाशित हुई और वो जो क्लिप जो टीवी चैनल्स ने दिखाई कि टीवी चैनल्स का कहना था कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो पेनड्राइव दिया उसमें ये क्लिप्स है, यानी टीवी चैनल्स को जो पेनड्राइव दिया गया उसमें ये क्लिप है, ऐसी कहना टीवी चैनल्स का है। ना तो वो क्लिप्स वहाँ पे सदन के अंदर में चली किसी स्क्रीन पर, मैंने तो नहीं देखा, लाइव चल रहा था, मैं टीवी चैनल्स पे लाइव देखा, वो क्लिप्स चलती हुई नहीं दिखाई दी। अब वो जो पेनड्राइव दिया उसमें यही क्लिप है कि और कोई कुछ है, ये तो खुद देवेंद्र फडणवीस जाने। लेकिन जो जिम्मेदार टीवी चैनल्स ने दिखाया कि वो पेनड्राइव में ये क्लिप्स है और उसमें किसी सरकारी वकील का उनका कहना है कि ये स्ट्रिंग ऑपरेशन है, ऐसी टीवी चैनल्स का कहना है। तो ये देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो उनको सप्लाई किया उसके आधार पे कि टीवी चैनल्स का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो मैं सिर्फ ये टीवी चैनल्स पे आई हुए खबरों के बारे में और इसके बारे में ही बात करूंगा। सदन के अंदर की जो कार्रवाई है उसमें हम बाहरी लोगों ने बात करने का उतना कोई हमको अधिकार नहीं है। और दूसरी बात ऐसी बात है कि सदन के अंदर की भीतर के जो बातें हैं वो कानूनन सिर्फ इतना ही देख सकता है कि एक पेन ड्राइव उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष महोदय को दिया, लेकिन वो पेन ड्राइव के अंदर में क्या है इसकी टेस्टिंग ना तो मैंने की है, ना किसी चैनल्स ने की है, ना विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने उसको स्क्रीन पे चलाया है, और जिसको हमने टीवी चैनल्स पे नहीं देखा। तो इसलिए हम उस बारे में बात करने के बजाय जो टीवी चैनल्स ने दिखाया कि ये पेन ड्राइव में ये चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब बात ऐसी है कि देवेंद्र फडणवीस इनका जो कहना है कि किसी सरकारी वकील साहब ने कि कुछ राजनेताओं के साथ में मिलके आपराधिक षड्यंत्र रचा और वो षड्यंत्र के तहत में जो भी उन्होंने किया, ये बातों का जिक्र वो किसी और के साथ में बात करते हुए अपने ऑफिस दफ्तर में कर रहे थे, ऐसे देवेंद्र फडणवीस साहब का कहना है। और वो वक्त में ये सारी चीज़ें उनको सुनाई आई, क्योंकि वीडियो में तो ये चीज़ें दिख नहीं रही थी, वीडियो में तो दो आदमी बात कर रहे थे। अब ये जो सुनाई आई उनको वीडियो में ऑडियो द्वारा, ये उनका कहना है। अभी बात ऐसी है कि ये सब विधानसभा के अंदर में या बाहर में किसी भी चैनल ने ये नहीं बताया कि इसका सोर्स क्या है देवेंद्र फडणवीस के पास साहब के पास में, इसका स्तोत्र क्या है कि उनके पास में ये कैसी आया। हमको सबको राइट टू प्राइवेसी है, हम किसी के भी घर में घुस के कुछ भी कर नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो क्लिपिंग्स है उसको मैंने टीवी चैनल्स पे देखा, उसके अंदर में वीडियो और ऑडियो ये मैच नहीं हो रहा था। आवाज़ जो है ये अलग तरीके का आ रहा था, और वो जो वकील साहब है उनका लाइव में मैंने आवाज़ भी सुना है, ये आवाज़ और उसमें का आवाज़ मैच नहीं हो रहा है। तो इसमें 200% इसमें जो डिजिटल कलाकारी जो है, डिजिटल मैनिपुलेशन जो है वो किया गया है। यानी आपका कहना है कि वो सभी क्लिप्स जो है वो एडिट की हुई है? एग्जैक्टली वो उसको एडिट बोलने के बजाय उसको मैनिपुलेटेड बोलना बेहतर रहेगा। कि अब जैसी सपोज़ आप दिख रहे हो और आपके आवाज़ जो है या फिर मैं जो दिख रहा हूँ, मेरे आवाज़ में जो मैं बात कर रहा हूँ इसके जगह ये ऑडियो निकाल कर इसके अंदर में दूसरा ऑडियो अगर डाल दिया, उसको रेंडर किया और उसको फिर आप बाद में उसको रिकॉर्ड करके आपने उसको पब्लिश किया, तो नेचुरली मैं जो बात बोल रहा हूँ उसके अलावा दूसरी बातें वहाँ पे आएगी। हो सकता है मेरी जगह पे मेरा समान आवाज़ जो है उसको कॉपी करके उसके अल्फाज तोड़ ताड़ के उसको नए सिरे से जो मैंने नहीं कहा वो ऐसी बातें उसमें जोड़कर किया जाएगा, लेकिन इसमें साउंड क्वालिटी जो है वो ख़राब होती है। तो इसमें साउंड की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ख़राब थी, जो जिस तरीके से लाइव की क्वालिटी आई उसमें उस तरीके से उसमें क्वालिटी नहीं है। और ये जो ऑडियो जो है वीडियो का ये सरासर फर्जी है, ये मुझे दिख रहा है, ये मेरा ओपिनियन है। और दूसरी बात ऐसी है कि देवेंद्र फडणवीस इन्होंने किसी भी टीवी चैनल्स के सामने या सदन में इसका स्तोत्र कि उनके पास में कहाँ से आया ये बताया नहीं है। तो
देवेंद्र फडणवीस साहब को ये ऐसी हरकतें करने की पुरानी आदत है। मैंने आपके सामने अब नागपुर में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा और मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बात कही है कि देवेंद्र फडणवीस साहब ये इनकी आपराधिक प्रवृत्ति है, इनका आपराधिक प्रवृत्ति का बैकग्राउंड है, इनका इतिहास है। तो इस तहत ये इनको षड्यंत्र करने की आदत है। जब से इनकी सरकार गई है तो ये उल्टे सीधे कुरापाती धंधे करते रहते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। इवन हम हमारे समान छोटे आदमी के खिलाफ में इन्होंने कितने बार कितने षड्यंत्र रचे हर किसी को पता है। ये जो है ये सेम बातें हमारे साथ में की जिसकी शिकायतें हमने बार बार पुलिस स्टेशन को दी है। पुलिस स्टेशन अजनी में आज भी गए 3 साल से ये शिकायतें पेंडिंग है। जब हिंदुस्तान को और दुनिया ने कभी पेगासस का नाम नहीं सुना था उस वक्त में 23/5/2021 को हमने अजनी पुलिस स्टेशन में इजरायली स्पाईवेयर देवेंद्र टीम इस्तेमाल करती है इसकी शिकायत हमने दी थी। उसके 2 महीने के बाद में हिंदुस्तान के लोगों को और दुनिया के लोगों को पता चला कि पेगासस नाम का एक इजरायली स्पाईवेयर है जो हिंदुस्तान में गलत तरीके से लाया गया है और उसका इस्तेमाल किसी के भी मोबाइल से किसी के भी डिजिटल सिस्टम से जिसमें प्रोसेसर हो और जो इंटरनेट के साथ अटैच होता हो उससे ये डाटा चुराया जा सकता है, उसमें आपकी सम्मति हो ना रहो। तो इसमें सीधी सीधी चोरी का मामला है। अभी इन मामलों में क्या है कि वीडियो जो है वीडियो ये किस तरीके से चोरी करके लाया गया, इसमें कौन से स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया या फिर हैकिंग का इस्तेमाल किया गया, ये तो फडणवीस साहब को कस्टडी में लेकर पूछने के बाद में ही पता चलेगा। और इनके दफ्तर में आकर इस तरीके से रिकॉर्डिंग करने की जो ये अनुमति जो है वो तो ये वकील साहब ने नहीं दी होगी। ये चोरी छुप के देवेंद्र फडणवीस साहब ने कराया है और जो कि मेरा कहना है कि देवेंद्र फडणवीस साहब ये पुराने षड्यंत्रकारी है, आपराधिक प्रवृत्ति के है, उन्होंने ये हरकत की है। आप ये देवेंद्र फडणवीस साहब को क्या सपना गिरा था कि इस वकील के दफ्तर में ये बातचीत चलने वाली है? ऐसी उन्होंने कितने लोगों के साथ में की। मैंने सुना था कि जिस वक्त में केंद्र में सरकार आने की थी उस वक्त में गडकरी साहब की भी इस तरीके से रिकॉर्डिंग हुई थी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग कभी भी किसी चैनल के सामने आ नहीं पाई। इसी तरीके से मैंने और ये भी बातें सुनी थी, मेरे बारे में भी बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड की इन्होंने करने की कोशिश की, फेक चीज़ें करने की कोशिश की। इसके अलावा इन्होंने किस प्रकार से जज लोया मामले में किस तरीके से एविडेंसेस प्लांट किए अमित शाह जी के बारे में, ताकि अमित शाह जी को अगले पंतप्रधान लाइन से बाहर हटाया जा सके और ये खुद बन सके। तो ये पुराने षड्यंत्रकारी है, इन्होंने ये सारी हरकतें षड्यंत्रों के तहत की है। यही हमारी इसके बारे में राय है और इसमें तफ्तीश करने के बाद में ये सारी चीज़ें पता चलेगा और इसके लिए देवेंद्र फडणवीस साहब को कस्टडी में लेना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा कि इसका स्तोत्र क्या है और इसके लिए उन्होंने कैसी कैसी षड्यंत्र रचा था, किस तरीके से साउंड डबिंग हुआ है, किस तरीके से साउंड मैनिपुलेट किया है, ये सारी बातें पता चलेगी। अब देवेंद्र फडणवीस साहब की जो टीम है उनमें एक्सपर्ट लोग हैं, कौस्तुभ डवसे है, निधि कामदार है, कई लोग हैं। महापोर्टल इतना बड़ा महापोर्टल घोटाला उन्होंने पचा चुके हैं, तो इनके पेट में जो है बहुत सारे पाप है। ये सारी चीज़ें जो है जो करे हुए जो पुराने कांड है, पुराने इस तरीके से जो चोरी चपाटी है, ये सारी की सारी चीजें बाहर ध्यान में आएंगी। शरद पवार जी ने इस बारे में एक प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि 125 घंटे की अगर ये जो है रिकॉर्डिंग है तो कई दिनों तक इसकी जो है स्ट्रिंग ऑपरेशन या फिर जो भी है प्रोसेस चली होंगी। तो अगर 125 घंटे का अगर ये जो पूरा क्लिप है तो ये तैयार करने के लिए क्या ये स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से हो सकता है या फिर आप जैसे बोल रहे हो स्पाईवेयर, क्या हो सकता है ये? देखिए, सबसे पहली बात अभी आपने शरद पवार जी का नाम निकाला है तो मैं एक बात कहता हूँ, शरद पवार जी हमारे राज्य के सबसे बड़े नेता है, अभी फिलहाल के कंडीशन में सबसे सीनियर है, सबसे ज़्यादा अनुभवी है। शरद पवार जी और बाकी के नेता ये जैसी बोलते हैं कि बच्चे के पैर पालने में देखे जा सकते हैं, उनको नहीं समझा शुरू में कि जो आदमी राजनीति में स्थायी होने को प्रयास कर रहा है 2014 में, ये इस तरीके का प्रवृत्ति का आदमी है, वो पहचान नहीं पाए। ये और हम जब चिल्ला रहे थे इस बात को तो हमारे ऊपर में कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि ये आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है। ये चुनाव 2014 के इलेक्शन के पहले से हम ये बातें लोगों को बता रहे थे। तो इसमें सबको उनको पहचानने में गलती हो गई देवेंद्र फडणवीस जी को। और 5 साल में उन्होंने क्या किया है, 5 साल में उन्होंने अपने आपराधिक षड्यंत्र में साथ में आने वाले लोगों को काफ़ी तरीके से मजबूत किया। ये मजबूती का इस्तेमाल करते हुए आज भी सरकार में जो लोग हैं, जो ऑफिसर है, कुछ सरकारी वकील है जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो जज लोया के मामले में भी शामिल है, ऐसी लोग कुछ लोगों को उन्होंने ब्लैकमेल करके रखा है। इस कारण कुछ कांग्रेस के नेता, कुछ यानी बहुत कम, कुछ राष्ट्रवादी के नेता इनको ब्लैकमेल करके उन अधिकारियों को, इन सरकारी वकीलों को ये कंटिन्यू कर रहे हैं।
इनका इस्तेमाल करते हुए, ये इस तरीके से लोगों का इस्तेमाल करते हुए इनके प्रोटेक्शन में ये हरकतें देवेंद्र फडणवीस करा रहे हैं। अब 125 घंटे की रिकॉर्डिंग जो है, ऐसी जो कहना है कि 125 घंटे की रिकॉर्डिंग टोटल नहीं है, ये तो सिर्फ छूने हुए घंटे हैं जो 125 है। यानी हो सकता उसकी रिकॉर्डिंग 25,000 घंटों की हो, उसमें से ये जो रिलेवेंट पोर्शन है इसके लिए उन्होंने 25-125 घंटे उसमें से चुने हैं, और उसमें फिर एडिटिंग, डबिंग ये सब करते हुए ये इनका काम काफ़ी महीनों से शुरू होगा ये करने का। इसीलिए ये हरकत कल देवेंद्र फडणवीस साहब ने की है। अब ये हरकत करने के लिए देवेंद्र फडणवीस साहब को कानूनन असिस्टेंस किसने दिया, इस बात की जानकारी हमारे पास में है कि कौन उस वक्त में मुंबई में था, किसके पास में था, देवेंद्र फडणवीस साहब को यह अकल किसने दी, कानून से सलाह उन्होंने किससे ली, और कौन से मुद्दों पे वो साइलेंट रहे ताकि वो अभी तुरंत ना फंसे। तो उन्होंने क्या किया, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की, लोगों को मैंने और ये चीज़ें जो है इसमें से कुछ चीज़ों का मैं खुद आई विटनेस हूँ, मैंने देखा है कि उनको किसने असिस्टेंस किया है, और इसीलिए मुझे इस बात का अंदेशा पहले से था। तो 5 तारीख को मैंने मुंबई में मराठी पत्रकार संघ में प्रेस वार्ता की, जिसमें मैंने ये कहा कि देवेंद्र फडणवीस ये फ़ोन टैपिंग, इजरायली स्पाईवेयर द्वारा चोरी चपाटी के काम ये और इनका गिरोह करता है। अब ये चोरी चपाटी क्या है, तो किसी के मोबाइल में स्पाईवेयर घुसा देना, उसका डाटा चोरी कर लेना, किसी के घर में फिजिकली चोरी कराना, उसके घर में कुछ लोगों को भेजकर उसको बेवकूफ़ बनाकर उसके घर से कागजात और बहुत सारा डाटा चुरा लेना फिजिकल कंडीशन में। ये सारी चीज़ें देवेंद्र फडणवीस और उनका गिरोह इंक्लूडिंग किरीट सोमैया ये सारी हरकतें करते हैं। इसके सबूत जो है, इसके पहले भी देवेंद्र फडणवीस साहब ने विधानसभा के हॉल में कुछ फ़ोन कॉल डिटेल्स के पेपर्स इस तरीके से हिला हिला के दिखाए थे। उनको बार बार पूछा गया था कि ये आपने कहाँ से लाए, तो उसका सोर्स उन्होंने नहीं बताया। और रश्मि शुक्ला इन्होंने फ़ोन टैप जो किए उसमें भी यही हरकतें हुई है। और दूसरी ऐसी बात है कि जिस वक्त में रश्मि शुक्ला ने ये हरकतें स्टेट में की, उस वक्त में देवेंद्र फडणवीस सूबे के मुख्यमंत्री थे, और ये हर किसी को पता है कि रश्मि शुक्ला ये देवेंद्र फडणवीस की राखी बहन है। जब वो नागपुर में थी तब से इनके ताल्लुका थे, ये उसको भाई मानती थी, राखी बहन थी। और ऐसी कैसी वो लेडी के खिलाफ में एलिगेशन होने से पहले वो स्टेट के बाहर चली गई, इस तरीके से सेव किस तरीके से किया गया, इसमें देवेंद्र फडणवीस साहब का क्या रोल है, इसकी तफ्तीश, इसकी जांच होनी चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस साहब ने सीबीआई से ही इंक्वायरी क्यों मांगी, क्योंकि उनको पता है कि सीबीआई जो है उनके पक्ष की केंद्र में सरकार है, वो सीबीआई को जैसी चाहे वैसी कर सकते हैं। उनका कहना है कि स्टेट पुलिस जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी, तो इसमें सीबीआई कौन सी ट्रांसपेरेंट रहने वाली है, केंद्रीय एजेंसियाँ कौन सी ट्रांसपेरेंट रहने वाली है। वो तो बार बार ईडी के ऊपर में आरोप हो रहा है कि वो देवेंद्र फडणवीस के कहने के हिसाब से, वो राणे के कहने के हिसाब से, किरीट सोमैया के कहने के हिसाब से काम कर रही है। केंद्रीय यंत्रणाओं के ऊपर में ये एलिगेशन है। इसके पहले में एनसीबी के खिलाफ में भी एलिगेशन हुआ है, इनकम टैक्स के खिलाफ में एलिगेशन हुआ है, सीबीआई के खिलाफ में एलिगेशन हुआ है। तो फिर किस तरीके से विरोधियों के खिलाफ में ये केंद्रीय एजेंसी या ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करने वाली है? क्या इस बात पे सवाल नहीं उठाया जाता कि देखो आईना जो है ये दुधारी होता है, आईने में देवेंद्र फडणवीस ने खुद को देखना चाहिए। और इस तरीके से मांग करने से पहले उन्होंने लोगों को क्या बेवकूफ़ समझ रखा है? कभी उन्होंने कानून की 4 किताबें पढ़ी नहीं, कभी प्रैक्टिस की नहीं, इसलिए ये हरकतें हैं। और जो दूसरा जो उनको तोते समान पढ़ाता है वो बातें आके वो टीवी के सामने, सदन के सामने कहते हैं। एक मैं इस बात को कंप्लीट करूंगा, रिक्यूजल नाम की चीज़, ट्रांसपेरेंसी, फेयर इन्वेस्टिगेशन नाम की चीज़ें, वो कुछ कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जाके एक रिफ्रेशर कोर्स कर लेना चाहिए, ये मेरा कहना है। और ये जो 125 घंटे के बारे में आपने जो सवाल पूछा था मुझे, ये 125 घंटे नहीं, ये 25,000 घंटे होंगे। उसमें से एक घंटे का ऐसे रिलेवेंट वीडियो निकाल के उसके ऊपर में साउंड पेस्ट करके उनका ओरिजिनल साउंड को मैं मैनिपुलेशन करके इस तरीके से ये वीडियो बनाए गए हैं। और किस तरीके से वीडियो बनाए गए हैं, किस तरीके से क्लिप काटी गई है, ये तो भैया जो प्रेजेंटर है वही बताएगा, जिसने टीवी चैनल्स को। मैं बोलता हूँ कि TV9 के पास में ये पेनड्राइव किसने दिया। अब देखिए, इसमें TV9 के ऊपर कोई आरोप नहीं कर रहा है, लेकिन TV9 बता सकते कि ये पेनड्राइव हमें इसने दिया। तो सदन की बात को आप छोड़ दीजिए, सदन में हम आप नहीं जा सकते, पुलिस नहीं जा सकती, लेकिन सदन के बाहर जो हरकतें हुई, जो पेनड्राइव TV9 के पास में आया, वो सोर्स तो हम देवेंद्र फडणवीस साहब को पूछ सकते हैं कि ये वही वीडियो है क्या जो आपने दिया है TV9 को, और इसमें किस तरीके से आपने वो वीडियो बनवाए, किस तरीके से क्लिप्स काटी, कहाँ से सोर्स था, कौन सा सोर्स था, उसके घर में घुसने की आपको अनुमति किसने दी। तो सबसे पहले इसके ऊपर में देवेंद्र फडणवीस के ऊपर में आपराधिक षड्यंत्र, चोरी चपाटी करना, इसके एफआईआर हो सकते हैं, IT एक्ट भी लग सकता है, बहुत सारी इसमें
दाखिल हो सकती है। और वो जो कि वो सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और केंद्र में उनके पार्टी की सरकार है, तो सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेशन देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ में किस तरीके से कर पाएगी? तो इसमें स्टेट पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, या फिर एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के मार्फत एक कमीशन के सामने इसका एसआईटी बनाकर इसका इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। इसमें सेंट्रल के ऊपर में भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का टारगेट था स्टेट के राजनेताओं को इसमें टारगेट करने का। अब उसमें उन्होंने जिनके नाम लिए हैं, पवार साहब का नाम लेने की कोशिश की गई है, नवाब मलिक साहब का नाम लेने की कोशिश की गई है, अनिल देशमुख साहब का नाम लेने की कोशिश की गई है, जयंत पाटिल साहब का नाम लेने की कोशिश की गई है। ये ऐसी हरकतें क्यों? इन्होंने कांग्रेस के लोगों का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस के लोग सजग है, ये लोग कोर्ट केसेस करेंगे, एफआईआर करेंगे, इस सब मामलों में ये न्याय लेकर रहेंगे, इसलिए कांग्रेस का नाम नहीं लिया। अब इसमें शिवसेना वालों का नाम क्यों नहीं लिया? उनको पता है कि शिवसेना वाले लोग इनको रास्ते पर पकड़ पकड़ के पीटेंगे, इसलिए शिवसेना वालों का नाम नहीं लिया। इसलिए इनको पता है कि सुसंस्कृत लोग कौन है, जो कागज़ के बाहर नहीं जाते, जो अपनी मर्यादा में रहे, तो वो राष्ट्रवादी वाली है। तो इन्होंने राष्ट्रवादी वालों को टारगेट किया। और वो तो बोलती है ना कि अभी सरकार गिरने वाली है, 2 महीने के बाद सरकार गिरने वाली है, उनको सपने गिरते हैं। और ये बात हमको पता थी, इसलिए हमने इनके ऊपर में जो कानून के दायरे में बैठता है, जो कानूनन मान्य हो, इस तरीके से हमने इनके ऊपर में नज़र रखी। और ये बात, इस बात की जानकारी हमको थी, तो हमने 5 तारीख को मुंबई में जाकर स्वयं पत्रकार परिषद ली, जिसमें हमने ये बताया कि देवेंद्र फडणवीस, उनकी टीम किस तरीके से इजरायली स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके चोरी चपाटी करती है, फिजिकली चोरी करते हैं, और आज तक कितने लोगों को उन्होंने इस तरीके से फंसाया है। और ये जानकारी उन्होंने इकट्ठा करके ईडी को दी है। ये जानकारी इकट्ठा करके उन्होंने राष्ट्रीय तपास यंत्रणाएं, जो सेंट्रल की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनको दी है। ये आरोप हमने खुद ने किया है। दैनिक पुढारी ने, TV9 ने, नवराष्ट्र पोर्टल ने ये चीज़ को पब्लिश किया है, कई पोर्टल्स ने किया है। और उस वक्त में मुंबई में ये सारी चीज़ें जो है हमने सबूतों के साथ में दी। आज तक पुलिस स्टेशन अजनी में हमने जितने कंप्लेंट्स दी है, उसमें देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ में पुख्ता सबूत है। अच्छा, उन्होंने जो मामले उन्होंने बोले कि मुख्यमंत्री सहायता निधि घोटाला, इसके बारे में होना था, इसकी कंप्लेंट तो हमने पुलिस स्टेशन बर्डी को साल भर पहले देके रखी है, सबूतों के साथ में है। तो इस तरीके के कई घोटाले जो है ये ऑलरेडी पुलिस रिकॉर्ड पे है, इसमें किसी को फंसाने की क्या जरूरत है? वो तो देवेंद्र फडणवीस उसमें ऑलरेडी फंसे। मेरा एक सवाल है कि जो है इसके पहले भी मंत्री राठौड़ जो है, अनिल देशमुख है, उसके बाद फिर नवाब मलिक का नाम आया है, तो ऐसे में क्या ये सरकार को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है? बिल्कुल यही बात है। वो ये दिखाना चाहता है कि महाराष्ट्र में कानून की सरकार नहीं है, लेकिन तुम कितने गैरकानून हो इस बारे में देखना चाहिए उन्होंने। और ये इस तरीके से वो महाराष्ट्र सरकार को खतरा पहुंचाने के लिए उन्होंने किया है, ताकि महाराष्ट्र की सरकार गिरे, या फिर ये राजनेता जिनके खिलाफ में उन्होंने आरोप किए ये अपनी पार्टी छोड़ के उनके पार्टी में शामिल हो जाए। जिस तरीके से राणे साहब गए, वो इंदापुर के आमदार है हर्षवर्धन पाटिल साहब गए, गणेश नाइक गए। आज वो उनका कहना है हर्षवर्धन पाटिल साहब को कि हमको बहुत अच्छी नींद आती है, हमारे खिलाफ में कोई इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है। तो वो इस तरीके से डर बिठाना चाहते हैं, इस तरीके से वो संशोधन बनाना चाहते हैं। महाराष्ट्र समान स्टेट को उन्होंने अस्थिर करके रखा है, यहाँ के लोगों के दिलों की धड़कन उन्होंने बढ़ा के रखी है इस तरीके से हरकतें करके। ये जो गुनाह उन्होंने किया है देवेंद्र फडणवीस साहब ने चोरी चपाटी का, तो ये गुनाह बहुत ही संगीन गुनाह है। किसी की प्राइवेसी में आप गए हैं, एडिटिंग का गुनाह है, आपने किसी की इज्जत को हाथ डाला है, तो इसमें एक्चुअली मेरे हिसाब से देवेंद्र फडणवीस साहब के खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर हो सकता है और उनके खिलाफ में कार्रवाई भी हो सकती है। इसके लिए ये संगीन मामला है। ये आपको क्या लगता है, बार बार जो है ये आपने भी आरोप लगाया है इसके पहले, और अभी ये तो सामने आया है, सरकार कार्रवाई नहीं करती दिख रही है कुछ भी इस मामले में, आपका क्या कहना है इसमें? बात ऐसी है कि मैं इस बारे में आज तक जितने भी मंत्री महोदय साहब से बात किया, तो उनको हमारे पहले बात पे यकीन नहीं होता था, क्योंकि ये सारे सुसंस्कृत लोग हैं। उनको देवेंद्र फडणवीस की आपराधिक प्रवृत्तियाँ के बारे में उनको विश्वास नहीं होता। अब किसी का देखने का चश्मा जो है, तो वो चश्मा सभ्य रहने के कारण वो देवेंद्र फडणवीस को सभ्य नज़र से देखते थे। अभी कैसी है कि अभी देवेंद्र फडणवीस की आपराधिक प्रवृत्तियाँ जी और षड्यंत्रकारी प्रवृत्तियाँ है जो उनके सामने आई है। और मुझे आशा है कि, और अभी सबूतों के साथ में है, क्योंकि उन्होंने ये जो सारा है ये पेन ड्राइव TV9 के सामने दिया है, सदन में दिया है, आपका जो कहना है, तो ये जो सारी अभी सबूत उपलब्ध है, मेरे हिसाब से अभी सबूत संगीन है, तो अभी सरकार इसके ऊपर में कार्रवाई करेगी, ऐसी मुझे अपेक्षा है। तो अभी जो इसमें आपने कहा है कि उन पर ये कार्रवाई हो सकती है, IT एक्ट लग सकता है, और शायद उनको 120 IPC भी लग सकता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रखती है, चोरी चपाटी लग सकती है, बहुत कुछ के सेक्शन उनके खिलाफ में लग सकते हैं।
तो ये इजराइल स्पाईवेयर है, ये काम किस तरह करता है? हाँ, इसके बारे में हमने एक डिटेल में शिकायत की थी आज से साल भर पहले, जब तो ये हमारी शिकायत जो है ये महाराष्ट्र से साइबर सिक्योरिटी सेल आईजी साहब इनके तरफ में इंक्वायरी के लिए और कार्रवाई के लिए भेजी गई है पुलिस स्टेशन से। हमको ये लेटर भी मिला है। उसमें हमारा कहना है कि जैसे आपके दफ्तर में सीसीटीवी है और ये सीसीटीवी इंटरनेट के साथ में अटैच है, आपके घर के सामने दरवाजा ऑफिस के सामने कॉर्पोरेशन के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए जो इंटरनेट के साथ अटैच है। आपका मोबाइल जिसमें इंटरनेट सुविधा है, हर इंटरनेट सुविधा वाला डिवाइस जिसके अंदर में प्रोग्रामिंग हो, सॉफ्टवेयर चलता हो, जिसमें कैमरा हो या इसमें साउंड रिकॉर्डिंग हो, इवन आपका स्मार्ट टीवी जिसपे से आप जूम मीटिंग कर सकते हो, ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप जिसके अंदर में कैमरा और माइक की सुविधा है, ये हर किसी में स्पाईवेयर ये लोड किया जा सकता है। इसके लिए आपको कोई एसएस का कोड दबाने की या लिंक मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, या आपसे किसी कमांड की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अपलोड होता है। और ये जिसमें भी ये बैटरी बेस्ड और ये प्रोग्राम बेस्ड जो इंस्ट्रूमेंट है, ये बंद रहते वक्त में भी यानी नॉन ऑपरेशन कंडीशन में रहते वक्त में भी इनका कैमरा और माइक शुरू होता है और इसके पैकेट बनाकर वो जो स्पाईवेयर इस्तेमाल कराने वाला जो होता है उसके पास में इसके पैकेट्स रेगुलरली जाते हैं। तो इस मामले में पिगासिस नहीं स्पाईवेयर का इस्तेमाल हुआ है, वो पिगासिस है या कौन सा है, ये जो बातें हैं ये तो तफ्तीश का विषय है। और देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ में ये आरोप इसके पहले भी हुए हैं, उन्होंने हमारे मोबाइल से कितनी बार चोरी किया है, और मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ आपको। तो ये सारी चीज़ें इसमें हुई है और इसकी तफ्तीश करने पर देवेंद्र फडणवीस इसमें ये दलदल में घुसेंगे, इसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये मेरा कहना है। और ये सबसे आपको एक बात बता दूं मैं, आपके घर का जो स्मार्ट टीवी है जिसके अंदर में इंटरनेट अटैच होता है, जिसके अंदर में आप किसी से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, ऐसी गैजेट, डिजिटल घड़ियाँ जिसके अंदर में कैमरा हो, जिसके अंदर से आप सामने वाले के साथ बात कर सकते हो, या फिर सामने वाला कोई जिसके घड़ी में कैमरा हो, ये सब इस तरीके से भी इंस्ट्रूमेंट हैक हो सकते हैं, होते हैं। इसमें भी पिगासिस वर्क करता है, ये मेरा आपको सबको जानकारी है। इसमें सावधानियां बरतने का एक ही काम है कि अगर आपको कुछ बातें गुप्त करनी है तो आपके अगल बगल में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वाला डिवाइस नहीं होना चाहिए। अगर स्मार्ट टीवी है तो उसका इंटरनेट का कनेक्शन आप निकाल डालना चाहिए, उसका पावर प्लग निकाल डालना चाहिए, उसके बाद में आपके पास का मोबाइल जो है वो दूसरे रूम में रखना चाहिए। और कोई भी बाहरी व्यक्ति हो तो उसके पास में जितनी भी शक की चीज़ें आपको दिखती है तो उसको आपको बोलना चाहिए कि आप अपना मोबाइल बाहर रख के आइए, आप अपनी घड़ी बाहर रख के आइए, और उसके बाद में ही आप अपनी प्राइवेट बातें कर सकते हैं। ये सुविधा रखना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी प्राइवेसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारी छोटी छोटी जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो है, जो बाहर जनता नहीं सुन सकती, वो सुनेगी और हम बेमतलब की परेशानी में आ सकते हैं। तो ये मुझे बताइए, ये पेन ड्राइव के मामले में जो है क्या कार्रवाई हो सकती है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये पेन ड्राइव के मामले में जो पीड़ित है उसमें, अभी इसमें पीड़ित कौन कौन है जिनके वो वीडियो में देवेंद्र फडणवीस द्वारा नाम लिए गए हैं, वीडियो के बारे में नाम लिए गए हैं, वो वकील साहब जिनके दफ्तर में ये हरकत करने की कोशिश की है, गोटे साहब, ये इसमें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ में लॉन्च कर सकते हैं और देवेंद्र फडणवीस के साथीदार और देवेंद्र फडणवीस इसमें फंस सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती है। ज़रूरी है कि उन्होंने प्रोसिक्यूशन लॉन्च करना चाहिए। SMS काइनेटिक ई मोबिलिटी शोरूम इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड ऑटो मिलने का एकमात्र स्थान, जहां आपको इलेक्ट्रिक वाहनों में मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं, जिंग इलेक्ट्रिक एंड जूम इलेक्ट्रिक ई बाइक्स। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑटो में मिलेंगे 4 मॉडल्स: काइनेटिक सफर स्मार्ट, काइनेटिक सुपर DX, काइनेटिक सफर जंबो, काइनेटिक सफर शक्ति, काइनेटिक ग्रीन सफर स्मार्ट, strong, spacious and superior e-rickshaws, low investment and higher returns. Visit us at Fitness Park Square, Ruikar Road, Mahal, Nagpur. Contact us 9096 654447. सोचो स्मार्ट, खरीदो सफर स्मार्ट।